हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम। आज बात करेंगे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो इसमें विश्व भूगोल के वो सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछते ही पूछते हैं, चाहे वो किसी भी स्तर का एग्जाम हो। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय नुकसान किए। देखिए, इस सीरीज का जो ही अंत होगा ना, तो ही आपके दिमाग में ये आके पॉइंट स्टक होगा कि हाँ, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन, काफ़ी कॉन्सेप्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीख ली। ठीक है, तो चलिए सेशन को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, अर्जेंटीना की आधिकारिक राष्ट्रभाषा क्या है? व्हाट इज द ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज ऑफ अर्जेंटीना? बताइए, इसका सही जवाब क्या है? स्पेनिश, फ्रेंच, इंग्लिश, पुर्तगीज? बताइए, इसका सही जवाब क्या है? इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अर्जेंटीना की आधिकारिक राष्ट्रभाषा है स्पेनिश। अब चलिए, स्पेनिश और अर्जेंटीना आया है ना, तो इसके विषय में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए, अर्जेंटीना अगर क्वेश्चन बने किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, तो ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। ठीक है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का पार्ट है अर्जेंटीना। ठीक है, अब देखिए, स्पेनिश कहाँ से आया? स्पेन से। ठीक है, स्पेन किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? यूरोप का। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कुछ है। ठीक है, इसके पीछे कुछ है जो जिसकी वजह से ये बताना पड़ रहा है। ठीक है, स्पेन में और पुर्तगाली जो होते हैं, ठीक है, पुर्तगीज, वहाँ पे लैटिन लैंग्वेज चलता है। ठीक है, और ये स्पेन से आके बसे कहाँ पे? अर्जेंटीना, यानी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आके स्पेन से यानी कि यूरोप से आके लैटिन भाषी लोग जो लैटिन लैंग्वेज यूज़ करते थे। ठीक है, ये आए कहाँ पे? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। और इसलिए साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में इनकी जनसंख्या अधिक होने के कारण साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका के भी नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लैटिन अमेरिका कौन है? ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका? तो आपका जवाब होना चाहिए साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपका कंप्लीट हुआ, स्पेन से आया स्पेनिश। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा एक क्वेश्चन और जान लीजिए, एक आंसर कि अर्जेंटीना के आसपास में कौन कौन से देश हैं। जैसे ये हो गया बीच में आपका अर्जेंटीना, इससे बाउंड्री बनाने वाले कंट्री कौन कौन से हैं? तो इधर है आपका चील, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम क्या? चाइल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या, इसके जस्ट ऊपर कौन है? पराग्वे। उसके साइड में क्या है? उरुग्वे। उसके बगल में क्या है? ब्राज़ील। तो इसको हम देख लेते हैं स्थिति, यहाँ पे देखें तो क्या है? उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे। उसके बाद यहाँ से बाउंड्री बनाता है क्या? ब्राज़ील। उसके बाद आ जाता है आपका पराग्वे। उसके बाद आपका आ जाता है क्या? बोलीविया। ठीक है, तो कितने कंट्री हुए? 5 कंट्री इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं। किसके साथ? अर्जेंटीना के। तो एक बारी फिर देख लीजिए, क्या है? चिली, उसके बाद उरुग्वे, उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद पराग्वे, उसके बाद बोलीविया। ठीक है, और यहाँ पे जो स्पेनिश लैंग्वेज है इन देशों में, जैसे अभी जो मैंने बताया, कहाँ कहाँ पे बोली जाती है? ठीक है, बोलीविया में भी बोली जाती है। ओके, चील में भी बोली जाती है, चिली कंट्री जो है यहाँ पे भी बोली जाती है। ओके, पराग्वे में भी बोली जाती है, बिल्कुल सही बात। फिर ब्राज़ील में डेफिनेटली बोली जाती है भाई, यहाँ पे भी बोली जाती है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे भी स्पेनिश बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद उरुग्वे में हाँ बोली जाती है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बने कि स्पेनिश कहाँ कहाँ पे बोली जाती है, इन सारे आसपास के देशों में भी बोली जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे इंटरेस्टिंग वे में हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, देखिए, इसमें जरूरी नहीं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जैसे इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई जीके इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हम देखते रहेंगे। तो देखिए, हमारा सेकंड क्वेश्चन ऐसा ही है, विश्व परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? ठीक है, तो देखिए, अब ये क्वेश्चन आया तो सिर्फ इतना ही नहीं देखेंगे, इससे रिलेटेड और भी बात हम करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है पढ़िए, युकिया अमानो, बान की मून, हैंस बलिक्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही जवाब है ना, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वर्तमान में अगर देखें, देखिए 2009 से 2018 तक तो युकिया अमानो थे। कब से? 18 तक, 2009 से लेके 2018 तक। ठीक है, लेकिन अभी जो वर्तमान में है वो कौन है? राफेल ग्रॉसी। क्या नाम है उनका? राफेल ग्रॉसी। ठीक है,
तो याद रखिएगा, राफेल ग्रॉसी का नाम आप भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो राफेल ग्रॉसी कौन है? अभी वर्तमान में इंटरनेशनल एटॉमिक एक मिनट, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के क्या हैं? चेयरमैन हैं। कौन? राफेल ग्रॉसी। ओके, चलिए अब इतना जानने के बाद हम कुछ और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, इसका हेडक्वार्टर अगर पूछे तो वियना में, ठीक है। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में। वियना राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रिया कंट्री की। ऑस्ट्रिया कहाँ पे है? यूरोप में, ठीक है। यूरोप का एक पार्ट है, एक कंट्री है, क्या? ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये भी ठीक है। इसकी स्थापना पूछे कि भैया इसका स्थापना कब हुआ था, एग्जाम में अगर पूछे कि कब हुआ था, तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इतना पर्याप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। कालीमांटन किस देश का हिस्सा है? बताइए। वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो इसमें जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। जो कालीमांटन है, ये लोकेशन कहाँ पे है? इंडोनेशिया में, ठीक है। इंडोनेशिया के किस द्वीप पे अगर क्वेश्चन पूछे तो बोर्नियो। बोर्नियो जो द्वीप है, ठीक है, बोर्नियो द्वीप पे दो कंट्रियों का और भी हिस्सा है, ठीक है। और बोर्नियो को भी समटाइम्स एक कंट्री के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो बोर्नियो आइलैंड पे इंडोनेशिया का एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं क्या? बताइए। कालीमांटन, ठीक है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना तो पर्याप्त ही है इससे रिलेटेड, बाकी चीज़ें आती रहेंगी। अगर हम बात करें रिलीजियस की बात, तो इंडोनेशिया में सबसे अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन है, फिर भी वहाँ पे प्रत्येक दिन रामायण सीरियल चलता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है, मतलब सनातन को फॉलो करने वाले लोग हैं वहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैल नहर किसे जोड़ती है? बताइए। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को, बाल्टिक सागर और नॉर्वेजियन सागर को, बाल्टिक सागर और श्वेत सागर को, श्वेत सागर और उत्तरी सागर को। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? कैल नहर विश्व की एक प्रसिद्ध नहर है, ये सबको पता है, ठीक है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने का काम कौन करती है? कैल नहर, ठीक है। किसको किसको? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाता है। अब देखिए बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर है किधर? अगर आपने इंग्लिश चैनल का नाम सुना हो, ठीक है, तो आप ज़रूर को रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कहाँ पे है बाल्टिक सागर। अगर आप बात करें, ये हो गया नॉर्वे, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका स्वीडन, उसके बाद हो गया आपका फिनलैंड, ठीक है। और यहाँ से आपका डेनमार्क, उसके बाद इधर से और भी छोटी मोटी कंट्रियाँ हैं। छोटी मोटी कंट्रियों में कौन कौन है बताइए? छोटी मोटी कंट्रियों में बताइए कौन कौन सी हैं? अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस्टोनिया करके एक कंट्री है ना। और क्या है? विलुनियस करके एक कंट्री है। तो उन सबको ध्यान न देते हुए आप सिर्फ बाल्टिक सागर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये है आपका बाल्टिक सागर। अब कहाँ पे है बाल्टिक सागर? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो सागर दिखता है आपको, ये है बाल्टिक सागर, ठीक है। और यहाँ पे है आपका क्या? कैल नहर, ठीक है। अब ये क्या करती है, क्या करती है बताइए? यहाँ पे एक छोटा सा लिंकअप है, ठीक है। ये पूरा एकदम सेपरेटेड नहीं है, जैसे आप यहाँ पे देखें अगर, ठीक है, ये पूरा खुला खुला नहीं है। यहाँ पे हल्की सी पतली सी एक क्या है? नहर, मतलब जोड़ने का काम करती है, ठीक है। मैं इसको सही से स्केच कर देता हूँ जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। नॉर्वे हो गया, स्वीडन, ऐसे मोटी मोटा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है क्या? फिनलैंड, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपका क्या? डेनमार्क। अगर यहाँ से हम, डेनमार्क हो गया, ठीक है, जिसने इसको कवर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? कैल नहर है, ठीक है। और ये हो गया आपका बाल्टिक सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। तो इन दोनों को ये लिंक करती है कौन? कैल नहर, ठीक है। तो भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है, जानते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
उपग्रहों की अमो श्रेणी किस देश की है? बताइए। जापान, भारत, रूस, इजराइल। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इजराइल। ठीक है, होल्ड अ मिनट। ओके, तो अमोस इजराइल की उपग्रहों की एक श्रेणी है। क्या नाम है उसका? अमोस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सागर से सर्वाधिक जल की मात्रा का निर्वहन करती है? बताइए। नील, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी, टेम्स। बताइए। देखिए, इन सारी नदियों की स्थिति भी आपको जाननी चाहिए कि कहाँ पे की है, कहाँ पे बहती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जल की मात्रा का डिस्पोजल, निर्वहन करती है, यानी कि अपने साथ लेके चलती है, तो वो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, अमेजन। ठीक है, अमेजन कहाँ पे बहती है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, ब्राज़ील में स्पेशली बहती है। अमेजन के फॉरेस्ट मैक्सिमम कहाँ पे है? ब्राज़ील में। ठीक है, और ठीक है, अमेजन स्पेशली कहाँ पे बहती है? ब्राज़ील के अमेजन जंगलों में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और अगर बात करें हम नील की, नील कहाँ पे बहती है? बताइए। नील कहाँ से निकलती है, पहले ये बताइए। नील निकलती है कहाँ? दो जगह से, है ना। एक विक्टोरिया लेक से, है ना, उसकी एक सीरीज यहाँ से निकलती है, और एक निकलती है कहाँ से? इथियोपिया से। ठीक है, एक वाइट नील और एक ब्लू नील। अब ये दोनों मिल के नील बन के जाती हैं, कहाँ पे गिरती हैं? बताइए। इजिप्ट से होते हुए जाके मेडिटेरियन सी में गिरती हैं। कहाँ पे? भूमध्य सागर में। ठीक है, तो नील के बारे में भी इतना आपको जानकारी पता होनी चाहिए। ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी की बात हो तो ये कहाँ पे है? अगर मिसिसिपी मिसौरी की बात की जाए तो मिसिसिपी कहाँ पे है? मिसिसिपी आई होप कि अमेरिका में है। ठीक है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पीसीएस में पूछा था कि ये जहाँ पे गिरती है तो वहाँ पे डेल्टा बनाती है, तो पक्षी के पंजे की मतलब तरह इसका डेल्टा बनता है। ठीक है, वैसे आप कंफर्म कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्या मैं सही हूँ? ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप खुद बताइएगा। ठीक है, अब टेम्स की बात करें। ठीक है, तो ये इसको ना इंग्लैंड की गंगा बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटेन की गंगा बोलते हैं। ठीक है, टेम्स नदी को। अगर हम ग्रीनविच लाइन को ग्रीनविच लाइन का नाम सुना है ना आपने? जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, प्रमुख यामी जिसको बोलते हैं, जहाँ से हमारा क्या है, इधर के टाइम को और इधर के टाइम जोन को बांट के देखते हैं। ठीक है, तो टेम्स जो नदी है ब्रिटेन में है, और ये ग्रीनविच लाइन के बगल से मतलब बहती है, ये भी माना जाता है। और टेम्स के विषय में और बात करें तो ये इसको वहाँ की गंगा बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटेन की गंगा। तो इतनी जानकारी इस नदी के बारे में भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम इसमें बात कर लेते हैं क्या, कि कहाँ से निकलती है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी अगर आप देखें तो पेरू में, ठीक है, एक रियो मोतारो करके स्थान है। कहाँ पे? पेरू में। पेरू में रियो मोतारो। ठीक है, क्या है? मोंतारो। रियो मोंतारो करके एक लोकेशन है। कहाँ पे? पेरू। पेरू कहाँ पे है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है। ठीक है, वहाँ से निकलती है, और इसकी लंबाई की बात करें तो 6,992 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। ठीक है, लंबाई की बात हो गई ये। ठीक है, और इसके जल प्रवाह का अगर क्षेत्रफल देखें, जैसे होता है ना बेसिन, तो इसकी बेसिन बहुत अधिक है। 70,50,000 कितना है? बाप रे, 70,50,000 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका बेसिन 70,50,000 किलोमीटर स्क्वायर के बेसिन क्षेत्रफल में इसका क्या है, मतलब क्षेत्रफल में इसका बेसिन है। मतलब यहाँ जैसे बेसिन क्या होता है, जैसे एक नदी बह रही है, उसके अगर क्या है ऐसे मतलब ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी करके ये जो जगह कवर करती है ना, उसको इसका बेसिन क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो ठीक है ना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते जाइए, और क्या। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी है तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी होती है आपको, तो ठीक है, क्वेश्चन बनता तो आप कवर कर लेंगे। अफ्रीका का कतांगा पठार में किस खनिज के विशाल भंडार विद्यमान है? बताइए, बताइए, बताइए। तांबा व यूरेनियम, यूरेनियम व जिंक, जिंक व बॉक्साइट, बॉक्साइट व जिप्सम। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही फैक्चुअल हो गया ना क्वेश्चन। अफ्रीका का जो सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, अफ्रीका में एक कतांग पठार है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो अफ्रीका के कतांग पठार में तांबा और यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। किसके किसके? तांबा और यूरेनियम के। ठीक है, और यह पठार किसके लिए मतलब
यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है। कौन? कतांगा पठार, ठीक है। तो ठीक है, इस देखिए इसमें ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, 1220 मीटर इसका क्या है, मीन सी लेवल से हाइट है इसका, तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में हबल कांस्टेंट का मान कितना है, बताइए। 73 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति मेगा पासेक, 75 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति मेगा पासेक, 77 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति मेगा सेक। देखिए ये जीके का क्वेश्चन एक तरह से हो गया, ठीक है। तो बताइए 69 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति मेगा पासेक। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ना वो सही जवाब है। हब्बल कांस्टेंट का मान कितना है, 73 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति मेगा पासेक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब हब्बल क्या है, हब्बल टेलीस्कोप अगर आपको पता हो, ठीक है, तो जो यूनिवर्स का एक्सपांसन है तो इसी से ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। हब्बल नाम के एक आप बोल रहे हैं एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, एक टेलीस्कोप डिस्कवर किया था जिससे इन्होंने ना यूनिवर्स का मतलब एक एक्सपांडिंग सिद्धांत दिया था कि यूनिवर्स जो है ब्रह्मांड अभी भी फैल रहा है, ठीक है। तो ब्रह्मांड के विस्तार की जो गति को हब्बल कांस्टेंट कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो हबल कांस्टेंट है ये क्या है, 73 किलोमीटर प्रति सेकेंड क्या हो रहा है, हमारा यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, प्रति मेगा पास एक, ठीक है। तो ये क्या है, हब्बल कांस्टेंट है, हब्बल कांस्टेंट की वैल्यू यही है। अगर ठीक है, इससे ज़्यादा क्या ही करेंगे जान के चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के बाद कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप? देखिए किसी भी क्वेश्चन में हम बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं, लेकिन सेशन लेंदी हो जाता है ना तो मजा नहीं आता है, ठीक है। तो बताइए सूर्य के बाद कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है? अल्फा सेंचुरी, ओरियन, उल्सा मेजर, सीरीज, ठीक है। तो ये देखिए नीचे जो है ना ये क्या है, कॉन्स्टेलेशन है। तो इसका जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएंगे, जो इसमें ऑप्शन नंबर ए है अल्फा सेंचुरी, ये सही जवाब है। क्यों? क्योंकि ओरियन, उल्सा मेजर, सीरियस, है ना, ये क्या है, कॉन्स्टेलेशंस हैं। कॉन्स्टेलेशन यानी कि ये क्या है बताइए, कहता है ना ग्रह नक्षत्र, तो ये नक्षत्र हैं, ठीक है। कॉन्स्टेलेशन मीन्स होता है नक्षत्र। तो ओरियन, उल्सा मेजर, देखिए ओरियन को क्या बोलते हैं, ओरियन को एक मतलब शिकारी नक्षत्र भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए इनका ना हमने सेशन डिटेल में कवर कर रखा है, तो आप उसको चैनल से आप देख लीजिएगा, लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा इसमें और जान लीजिए कि पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है। तो 150 मिलियन किलोमीटर लगभग है, कितनी, 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है। कौन? सूर्य से पृथ्वी, ठीक है। ये हो गया सन और ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है। अब दूर होने की वजह से सूर्य छोटा दिख रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। इसको एग्जैक्ट डाटा में अबाउट देखें तो 14 करोड़ 95 लाख, ठीक है, 14 करोड़ 95 लाख 98 हज़ार कितना है, 871 किलोमीटर के आसपास है ये, ठीक है। तो ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें अल्फ़ा सेंचुरी का डिस्टेंस, अगर हम पृथ्वी से अल्फ़ा सेंचुरी का डिस्टेंस देखें, ठीक है, अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है, कितना, 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है। अगर हम अल्फ़ा सेंचुरी की बात करें, ये तो सूर्य हो गया, सन, अर्थ, ठीक है। अल्फ़ा सेंचुरी की बात करें तो ये कितना है, बहुत दूर है, लेकिन मतलब सूर्य के बाद निकटतम है, कितना, 4.367 लाइट ईयर है, ठीक है। लाइट ईयर क्या है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं, एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को हम बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे 4.367 लाइट ईयर है सोच लो ये अल्फा सेंचुरी कितनी दूर होगी, है ना। तो यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है? बहुत इजी क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी से। भूपर्पटी, मेंटल, कोर, उपरोक्त सभी अब सबसे पतली परत, अब ये आप ना बता पाए तो फिर पढ़ना व्यर्थ है भैया। तो इसमें जो भूपर्पटी है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट, क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट क्या है, इसका सही जवाब हो जाता है पृथ्वी की सबसे पतली परत भूपर्पटी, जिसको हम बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, ठीक है। इसकी अगर हम लंबाई की चौड़ाई की बात करें तो कितनी होती है, जैसे अगर ये हमारा
हम एक रफ़ इमेज बना रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। मैं नीचे मेंटल क्रस्ट कोर नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ अपर मोस्ट लेयर को बना रहा हूँ, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर ये आपका समुद्र है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे वेरी करता है, ठीक है। इस एक्चुअली इसका जो मतलब थिकनेस देखते हैं हम क्रस्ट का, ठीक है, ये 0 से 30 किलोमीटर तक ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे 70 किलोमीटर भी वेरी कर सकता है, ठीक है। नॉर्मली 0 से 30 किलोमीटर, और समुद्र में इसको हम केवल 5 किलोमीटर तक देखते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। एवरेज थिकनेस है, एवरेज गहराई है ना 30 किलोमीटर, ठीक है। स्टेनोस्फेयर मेंटल और उनकी भी बात करें, चलिए कर ही लेते हैं, ठीक है। अब सामने आ गया है तो कर लेते हैं। देखिए ये हो गया आपका क्या, 0 से 30 किलोमीटर का थिकनेस वाला हो गया अर्थ क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्थेनोस्फेयर, क्या बोलते हैं उसको, दुर्बल एक परत होता है स्थेनोस्फेयर, जिसपे क्या होती है हमारी पृथ्वी, जैसे हमारे जो भूपर्पटी हैं, ठीक है, हमारे पृथ्वी में जो प्लेट्स हैं वो इसी पे क्या करती हैं, टहलती हैं। इसकी थिकनेस कितनी है, 200 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसके नीचे आए, ठीक है, तो 2900 किलोमीटर तक का हमारा थिकनेस है किसका, मेंटल का, ठीक है। मेंटल के नीचे अब 6400 में से आप इतना निकाल दीजिए, ठीक है, तो आपको जितना भी मिलता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कोर का, ठीक है। तो ये नीचे बच गया आपका कोर, ठीक है। तो ठीक है, इतना जानकारी। चलिए इस सेशन को यहीं पे क्या करते हैं, थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं और इसके बाद नेक्स्ट सेशन देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर सेशन आपको पसंद आए ना, और अगर आपने कुछ भी सीखा ना, तो उसके बदले में आप ना हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। और सेशन को लाइक करके ये दिखाइएगा कि हाँ ठीक है, सेशन पसंद आ रहा है, अदरवाइज़ क्या ही फ़ायदा है ना। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। और फिर से कंटिन्यू करते हैं ना उसी एनर्जी के साथ। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिख रही है, लाइक कमेंट शेयर, है ना, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, ठीक है, कर लेना आप। चलिए ये सेकेंड पार्ट है, इसी में हम जॉइंटली कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और फिर से